हेलो एवरीवन। आज आपका टॉपिक है एकाधिकार प्रतियोगिता या फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एकाधिकार प्रतियोगिता, ये एकाधिकार से या मोनोपोली से या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से किस प्रकार से अलग है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता। जो ये एकाधिकार प्रतियोगिता है, ये जैसे आपने परफेक्ट कंपटीशन में कुछ पढ़ा था ना, सिंपल सी डेफिनेशन की, बहुत सारी मतलब मैनी सेलर्स है, मैनी बार्स, बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले हैं। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि बहुत सारी फर्में हैं, ठीक है। तो लेकिन वो क्या करते, वहां पर क्या था? परफेक्ट सब्स्टिट्यूट था। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था? परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन था। यहाँ पर क्या है? क्लोज सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि क्लोज, एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं है। यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकते हो आप बहुत सारा। जैसे आप घर में नहाने के लिए साबुन का यूज करते हो ना, तो देखिए कितने तरीके के साबुन आते हैं, पता नहीं कौन कौन से, हमाम है, लक्स है, ये तो बहुत पुराने हो गए, मुझे ये याद रहते हैं। जैसे डेटोल हो गया, या फिर D10, पता नहीं कौन कौन से। तो ये जो साबुन के नाम है, ये क्या है तो साबुन ही, लेकिन क्या है? अलग अलग है, अलग अलग है। तो इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या एकाधिकार प्रतियोगिता। और इससे भी अच्छा आप देखिए क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। जैसे आप यहाँ पर इस ऐप से पढ़ाई कर रहे हो, अचीवर्स एकेडमी की ऐप से, तो देखिए इससे अगर आप और भी देखोगे तो बहुत सारी कोचिंग आपको मिल जाएंगी। तो क्या है कि हर का किसी, कोई दूसरी ऐप पर है, कोई दूसरी ऐप पर है, तो थोड़ा डिफरेंस सब में मिलेगा। तो ये भी क्या है? ये भी एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के तहत ही आता है। या फिर आप इसके बाद बात करते हो, जैसे कि आप बुक शॉप पर जाते हो ना, बुक शॉप पर जब आप जाते हो तो बुक शॉप वाले से आप बुक लेते हो, ठीक है ना। जब बुक शॉप वाले से जब आप बुक खरीदते हो, तो आप वहां पर एक चीज देखिए कि एक ही, मान लिया जाए कि आपने हरियाणा पुलिस की तैयारी करनी है, ठीक है ना, हरियाणा पुलिस या यूपी पुलिस, कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है। या फिर अभी छोड़ो, जैसे कि आप अभी कोई बच्चा स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है ना, कोई स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहा है, कोई HTET की तैयारी कर रहा है, या फिर कोई नेट की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर तो देखते होगे, एक ही जिस चीज की आप तैयारी करते हो उसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, अलग अलग राइटर की आती हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है कि इसमें भी क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। क्योंकि देखिए है तो HTET की बुक, है तो HTET की, लेकिन कोई किसी राइटर की है, कोई किसी राइटर की है, ठीक है। तो ये जो आप देख पा रहे हो, ये भी क्या है? एकाधिकार प्रतियोगिता। तो आपने देख लेना। और एकाधिकार प्रतियोगिता जो होती है वो रियल लाइफ में होती है, ये इम्परफेक्ट कंपटीशन के तहत पाई जाती है। मोनोपोली हुआ या फिर परफेक्ट कंपटीशन हुआ, ये रियल लाइफ में नहीं होते। जो सबसे ज्यादा जो एग्जिस्ट करता है वो एकाधिकार प्रतियोगिता या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आप देखिए, यहाँ पर आपने देख लिया कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले। तो देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कैरेक्टराइज एन इंडस्ट्री इन विच मैनी फर्म्स, यानी कि बहुत सारी फर्में हैं, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। बहुत सारी फर्में हैं, वो जो भी अपना प्रोडक्ट बनाती है, सर्विस देती है, वो कैसी होती है? सिमिलर होती है, ठीक है ना। सिमिलर सब्स्टिट्यूट्स होती हैं, एक दूसरे के प्रतिस्थापक होती हैं, लेकिन बिल्कुल एक जैसी नहीं होती, ठीक है ना। स्थापित तो उनको प्रतिस्थापित तो कर सकते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, जैसे परफेक्ट कंपटीशन में थी। तो यहाँ पर क्या हो गए? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। और एक और स्टार्टिंग में बता देती हूँ, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होता है वहां पर जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? हाई होती है, ठीक है ना। क्या होती है? हाई होती है। तो आपने देखा कि परफेक्ट कंपटीशन, अगर आपसे पूछा जाए तो परफेक्ट कंपटीशन में सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद आती है इसी में जो पढ़ रहे हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। और फिर उसके बाद आप देखोगे जो लास्ट में जो क्या होती है, मोनोपोली में तो क्या होती ही नहीं, अगर प्योर मोनोपोली हो तो। फिर बाद में अगर ऐसे सीक्वेंस में लगाना है तो आप इस तरीके से इसको सीक्वेंस में लगा सकते हो कि क्रॉस इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होगी? परफेक्ट कंपटीशन में होगी, फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होगी, और फिर एकाधिकार या मोनोपोली में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो एंट्री होती है ना, एंट्री होती है उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है लेकिन लो होते हैं। देखिए एक ही नाम, जैसे पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया, लिम्का हो गई, तो ये है तो एक मतलब कोल्ड ड्रिंक ही। तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है, ये जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, तो इनमें देखिए सब्स्टिट्यूशन है। तो आप आसानी से किसी और, थम्स अप भी आ गया तो आसानी से आप दूसरा नाम देकर, जैसे आजकल चला हुआ जलजीरा,
टाइप की होगी, 10 रुपए की छोटी सी बोतल आती है। तो ये क्या आसानी से मार्केट में प्रवेश कर सकते हो ना। देखो रिस्ट्रिक्शन तो है, सेम प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते, लेकिन फिर भी अगर आप मार्केट में आना चाहते हो तो आ सकते हो। ठीक है, तो वही बात आ गई कि जब डिसीजन लेते हैं तो फर्म है ना डायरेक्टली अपने जो कंपटीटर हैं उनको अफेक्ट नहीं करती। तो आपने क्या देखा कि जो एकाधिकार है, एकाधिकार के अंदर क्या है, यहाँ पर बहुत सारे बेचने वाले हैं, बहुत सारे खरीदने वाले, क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स है, क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है, हाई है, और उसके बाद आपने बहुत सारे बेचने वाले, बहुत सारे खरीदने वाले, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली, क्रॉस इलास्टिसिटी। अब उसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट कुछ बातों के कुछ जानेंगे, उसके बाद फिर इसको नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। देखिए जब इम्परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कब से पढ़ा जाने लगा, ये 1933 से पहले इस तरीके का जो कंपटीशन था कि इम्परफेक्ट कंपटीशन नाम का भी कोई कंपटीशन, उसके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता था। 1933 में 2 बुक्स आई, ये बुक्स आप ध्यान रखोगे एचटेट में ये जितने भी कंपटीशन होते हैं ना, KVS NVS या स्क्रीनिंग, धड़ाल्ले से ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए पढ़ी होती हैं लेकिन भूल जाते हैं। अब यहाँ पर याद रख लीजिए कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ये जो बुक है ना वो दी है किसने, मिशिज जॉन रॉबिन्सन है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा सा मैं मजाक में कर रही हूँ, सीरियस मत लेना। कि जैसे कि इम्परफेक्ट का क्या मतलब होता है, जैसे परफेक्ट नहीं होती ना, लड़कियां ज्यादा चुलबुली होती ना, तो इसलिए इम्परफेक्ट उसमें डाल देना। और इम्परफेक्ट किसने दी, जॉन रॉबिन्सन ने, ऐसे इसको याद रख सकते हो। दूसरा देखिए द थ्योरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यानी कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना ये किसने दी है, चैम्बरलेन ने। ठीक है ना, ये किसने दी है, चैम्बरलेन ने दी है। तो ये 2 बुक रखो, याद रखो कि दोनों ही 1933 में आई थी। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन जॉन रॉबिन्सन ने, और जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये दी है चैम्बरलेन ने। तो इन थ्योरी को भूलना मत। फिर है आगे फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इसकी क्या विशेषताएं हैं इनके बारे में हम जानेंगे। देखिए यहाँ पर होता क्या है कि जो फीचर्स है इसकी विशेषताएं, ये विशेषताएं भी जरूरी हैं। जिसकी विशेषता है वो क्या बताती है कि बहुत सारी जो है ना फर्में, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्में जो हैं वो अधिक मात्रा में, बहुत सारे बेचने वाले, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, लेकिन उनके पास जो है ना मार्केट शेयर क्या है, कम है। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट की जो मार्केट में जो डिमांड है, जो उसका शेयर आता है वो कम है, क्योंकि बहुत सारे उसके क्लोथ सब्स्टिट्यूट से बेचने वाले हैं। उसके बाद देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अभी मैंने आपको बता दिया ना कि क्लोथ सब्स्टिट्यूट से मोनोपोली आपने पढ़ा था, तो मोनोपोली में आपने क्या पढ़ा था, जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पढ़ा था। तो यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यहाँ पर होता प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, यानी कि वस्तु विभेद। क्या होता है, वस्तु विभेद। जो वस्तु विभेद है ये किस किस में हो सकता है, हो सकता है कि आपने पैकिंग का डिफरेंस कर दिया हो सकता है कि आपने थोड़ा सा क्वालिटी वाइज डिफरेंस कर दिया हो। तो इस तरीके का जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, ये देखिए लिखाई इतनी गंदी आ रही है, मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को हैबिट नहीं है ना इन चीज़ों की, तो ये इस तरीके से मैं लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ही इसकी हैबिट हो जाएगी वैसे ही राइटिंग जो है वो क्या है, साफ हो जाएगी। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो वस्तु विभेद, मैं हिंदी में भी साथ में बोल रही हूँ। तो वस्तु विभेद को अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या होता है कि जो प्रत्येक फर्म होती है वो क्या करती है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा, जैसे कोका कोला, पेप्सी, थम्सअप और मतलब उसके बाद ये जो जलजीरा आया है, ये सारे। तो ये साइज में अलग हो सकते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज अलग हो सकते हैं, पैकिंग में शेप अलग हो सकती है, इस तरीके से जो, लेकिन क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पर डिफरेंस है, जो प्राइस का जो डिफरेंस है वो कोई खास डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, लगभग आप देखते हो कोका कोला पीते हो, पेप्सी पीते हो, तो एक लगभग एक जैसे ही इनके रेट होते हैं, तो प्राइस में इतना ज़्यादा बदलाव नहीं होता। और ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का जो कंसेप्ट है ये दिया था चैम्बरलेन ने। ठीक है ना, किसने दिया था, अभी पढ़ा था ना, चैम्बरलेन, ये चैम्बरलेन ने दिया। उसके बाद मैं बात करती हूँ, इसके बाद जो नेक्स्ट, अच्छा ये सेकंड थी इसकी विशेषता। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड की। थर्ड यहाँ पर क्या कहता है कि पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस। देखिए जो कंट्रोल है ना, प्राइस के ऊपर जो कंट्रोल है
वो कैसा है, यहाँ पर आंशिक है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक, आंशिक कंट्रोल, आंशिक कंट्रोल ओवर प्राइजेस। प्राइस पर कैसा कंट्रोल है, आंशिक कंट्रोल है, यानी कि कम है, बहुत ज्यादा प्राइस में ये उतार चढ़ाव नहीं कर सकते। देयर इज पार्शियल कंट्रोल ओवर प्राइस वाई डिमांड करो, वो करेगी ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो डिमांड करो है ना इनका, वो कैसा है, डाउनवर्ड स्लोप तो है, लेकिन देखिए मोनोपोली में इतना स्टीप था, लेकिन यहाँ पर जो डिमांड करो वो फ्लैट है, परफेक्टली फ्लैट तो नहीं है लेकिन ऐसा है। फिर भी यहाँ पर इसकी इलास्टिसिटी क्या है, मोर इलास्टिक है, ठीक है। जो यहाँ पर, वहां पर कैसा था, लेस इलास्टिक था। तो यहाँ पर कंट्रोल है, जैसे पेप्सी वाले अगर अपने प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, डेटोल वाले अगर अपने प्राइस बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं, या फिर और भी जो भी मतलब आप पीते होगे, जो भी कोल्ड ड्रिंक या यूज करते हो साबुन का, या जो बुक्स का यूज करते हो, तो अलग अलग राइटर या पब्लिशर की जब आप बुक लेते हो तो थोड़ा थोड़ा अपने प्राइस में वो चेंज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक की बुक 100 रुपये में बिक रही है स्ट्रेट की और दूसरा वहां पर अपने को 1000 रुपये में बेचने लग जाए, नहीं। वो फिर लगभग क्या होगा, 100 से 110 हो सकता है, 120 150, मतलब ऐसे इस तरीके से हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि कंप्लीट कंट्रोल ओवर प्राइजेस जो था ना, कहाँ पर था, मोनोपोली में था। लेकिन यहाँ पर क्या है, कंप्लीट कंट्रोल नहीं है प्राइस पर, क्योंकि सब्स्टिट्यूट्स है। अगर आप एक के प्राइस ज्यादा बढ़ाओगे तो दो लोग जो है दूसरे पर मूव कर जाएंगे। उसके बाद आप देखिए जो नेक्स्ट है इसकी फीचर्स, वो क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन। क्या है, जो फोर्थ है वो है नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन यानी कि बिना, नॉन का क्या मतलब नहीं, यानी कि कंपटीशन नहीं करना, कीमत का जो प्रतियोगिता, कीमत प्रतियोगिता यहाँ पर नहीं पाई जाएगी, नॉन प्राइस कंपटीशन होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे आप मार्केट में जाते हो और आपने सर्फ एक्सेल लिया, ठीक है ना, आपने सर्फ लिया, वो भी सर्फ एक्सेल लिया, तो आप कई बार देखते होगे ना, या फिर टाइड लिया आपने, ठीक है ना, टाइड ले लिया या सर्फ एक्सेल ले लिया। तो जो सर्फ एक्सेल या टाइड आपने लिया है, तो आप देखते होगे कई बार आपको एक बकेट जो होती है, एक बाल्टी जो होती है, वो इसके साथ मिल जाती है सर्फ के साथ। भाई आप 5 किलो वाली पैकिंग लीजिए, 5 kg वाली, और ये बाल्टी ले जाइए। तो ऐसे से आप देखते होगे, जब चाय लेते हो, कोई भी चाय लेते हो, तो चाय में आपने देखा होगा उसके अंदर चम्मच आ जाता है कई बार पैकेट में, या फिर वो आपके साथ कोई भी अलग अलग ब्रांड की है, कोई आपको कप दे देता है। तो ये क्या है, नॉन प्राइस कंपटीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेलर है ना, अपने प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, कर तो सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है, क्योंकि ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर प्राइस घटाएंगे तब भी और बढ़ाएंगे तब तो बहुत ज्यादा लोग आपके प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरे में मूव कर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसा लालच देते रहते हैं कि आपको एक कप मिल रहा है इस चाय के साथ, तो आप क्या करोगे, उस चाय को ले लोगे। तो नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। अब उस कुछ ना कुछ ऑफर्स वो आपको देते रहते हैं और एक्सपेंडिचर करते हैं एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। देखिए परफेक्ट कंपटीशन में और मोनोपोली में एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, यहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन देनी होती है। लेकिन आप देखोगे ये जो है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत होती है किसकी, एडवर्टाइजमेंट करने की, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में निकलवाना, तो इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट की बहुत जरूरत होती है। इसलिए यहाँ पर जो सेलिंग कॉस्ट होती है ना, जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो क्या आती है, ज्यादा आ जाती है। सेलिंग कॉस्ट है ना, यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट का भी जिक्र किया गया, वहां पर क्या था, सेलिंग कॉस्ट कुछ नहीं थी परफेक्ट कंपटीशन में। जो मोनोपोली कंपटीशन था, इसका मतलब क्या कि आपने सेल बढ़ानी है, ठीक है, सेल करने के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट को। आप पब्लिसिटी कर सकते हो टीवी के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, या रेडियोज के द्वारा, किसी तरीके से। जो सेलिंग कॉस्ट होती है ना, वो एक वेरिएबल कॉस्ट की तरह होती है। जो आप इन एडवर्टाइजमेंट के साथ के ऊपर खर्च करते हो, ये किसके बराबर, किस जैसी होती है, वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर आप उत्पादन करोगे तो ये कॉस्ट आएगी, अगर आप उत्पादन नहीं करोगे तो ये कॉस्ट नहीं आएगी। जो सेलिंग कॉस्ट का जो सेलिंग कॉस्ट है, इसका जो मतलब इसके बारे में जो बताया है वो भी बताया है चैम्बरलिन ने। एक एक बात आप ध्यान से रखिए कि मैंने क्या बताया, कि वो भी किसने बताया, चैम्बरलिन ने बताया। देखिए राइटिंग के ऊपर ना जाकर जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसके ऊपर जाइए। अब उसके बाद देखिए इन्होंने क्या बताया है कि यहाँ पर ये जो सेलिंग कॉस्ट है, इनका जो करो होता है लगभग कैसा होगा, यू शेप की तरीके से होगा।
तो आपने अभी तक कितने पढ़ लिए हैं, 4-5 आपने कर लिए। उसके बाद देखिए फ्रीडम टू एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म। इसके बाद अगर हम बात करें 6 की, तो उसका मतलब क्या है कि जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था ना कि फर्में क्या है, एंट्री और एग्जिट कर सकती हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो फर्म है वो क्या कर सकती हैं, एंट्री कर सकती हैं और एग्जिट कर सकती हैं। उनको क्या है, फ्रीडम है, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। एग्जिट ऑफ द फर्म। फर्म में क्या कर सकती हैं, अगर उनको लाभ होता तो मार्केट में आ सकती हैं, अगर उनको लॉस होता तो मार्केट में जा सकती हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ पर एंट्री, लेकिन ये क्या होता है कि शॉर्ट रन में तो क्या होता है, आप जो फिक्स कॉस्ट है उसका घाटा उठा सकते हो, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो नई फर्में, जैसे कि अब की बार जलजीरा जो है कोल्ड ड्रिंक के रूप में आ गया, और बहुत तरीके के ऐसे से नए नए प्रोडक्ट एंटर कर जाएंगे, अगर प्रॉफिट नजर आ रहा है और अगर लॉस नजर आ रहा है तो वो एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या होता है कि फर्म जो होती है उसको अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट दिखता है तो वो आएंगी दूसरी फर्म में, अगर उसको लॉस दिखता है तो मार्केट से भाग जाएंगे। यानी कि फर्म को, दूसरी फर्मों को अगर लगता है कि प्रॉफिट है तो एंटर करेंगी। ठीक है, एंटर करेंगी। यदि उनको लगता है कि जो लॉस है, लॉसेज में जा रही है, ठीक है ना, तो वो उस मार्केट से क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा आप। फिर हम बात करते हैं 7th पॉइंट की। 7th पॉइंट क्या है कि इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं होती, तो परफेक्ट कंपटीशन में ही होगी। यहाँ पर क्या होती है, इम्परफेक्ट जो है ना नॉलेज होती है, पूर्ण ज्ञान नहीं होता। प्रोडक्ट्स जो हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं, उनकी शेप, साइज और क्वालिटी, तो यहाँ पर जो खरीदने वाले होते हैं ना वो फाइंड नहीं कर पाते एक्चुअल में इनकी कीमत क्या होगी। फिर इसके बाद हम देखते हैं जो 8वीं जो विशेषता है वो है कि लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ ए फैक्टर, कि जो साधन है उनकी जो गतिशीलता है वो क्या होती है, कम ही होती है। ठीक है ना, लिमिटेड होती है। लिमिटेड मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो साधनों की जो गतिशीलता होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि प्रोडक्ट अलग अलग तरीके का बनता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो होगा, एक जगह से जाकर आपने दूसरी जगह काम करना, साधन का यूज करना, वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जैसे आपको कोई एक काम आता तो आप दूसरे काम में इतने जल्दी थोड़ा ना कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि फैक्टर प्राइस इस फर्म विल बी डिफरेंट, यानी कि अलग अलग फैक्टर के जो प्राइस होते हैं वो अलग अलग होते हैं। अब देखिए, सो नाइदर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नॉर गुड्स एंड सर्विसेज आर परफेक्टली मोबाइल। तो यहाँ पर आपने देखा, चाहे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चाहे गुड्स और सर्विसेज है, वो इतना जल्दी मोबाइल नहीं कर सकती। अब आगे हम बात करते हैं, सेम ऐसा ही है आगे। यहाँ तक आपने सारी ये इसकी जो अजम्पशन लगाओ, फीचर्स लगाओ, ये आपने करनी है। अब इसके बाद हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम सेम वही है, चाहे अगर मैं इसको नहीं भी करवाऊंगी तब भी आप कर लोगे। इक्विलिब्रियम क्या है, शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की हम बात करेंगे, शॉर्ट रन, और उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग रन की। अब देखिए, लॉन्ग रन और शॉर्ट रन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। कंडीशन वही रहेगी इक्विलिब्रियम की कि जो MC इक्वल टू MR, और MC कराओ जो है MR कराओ से को क्या करेगा, नीचे से कट करेगा। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों करना, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC कराओ जो है कट्स MR फ्रॉम बिलो। MC कराओ MR को नीचे से कट करे, और जहां पर ये कट करे वहां पर MC का स्लोप ज्यादा हो MR की बजाय। जब हम बात करते हैं शॉर्ट रन की तो शॉर्ट रन में आप देखोगे, चाहे कोई भी कंपटीशन है तो उसमें सब में ही तीनों प्रॉफिट मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। लेकिन जो लॉन्ग रन है, यहाँ पर अगर हम बात करें किसकी,
मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, एकाधिकार प्रतियोगिता, तो सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। परफेक्ट कंपटीशन में भी नॉर्मल और इसमें भी नॉर्मल, सिर्फ सुपर नॉर्मल लॉन्ग रन में मिलते हैं मोनोपोली के अंदर। तो चलिए अब इसके डायग्राम आपको बनाकर दिखा देती हूँ। कंडीशन आपने देख ली। शॉर्ट रन में हम बात करते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की। सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, इसका मतलब होगा जब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगी। बस डायग्राम में डिफरेंस क्या आएगा मैं आपको बता दूंगी। ये वही है कि ओ एक्स पर हमने क्वांटिटी को लिया या आउटपुट ले सकते हो, यहाँ पर आउटपुट लिया है, और ओ वाई पर हमने कॉस्ट और रेवेन्यू को लिया, यहाँ पर हमने ले लिया कॉस्ट और रेवेन्यू। ऐसे ही सारे कंपटीशन में ऐसे ही लेना, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, ठीक है ना। यहाँ पर हमने कॉस्ट और रेवेन्यू को लिया, ये आपका एवरेज रेवेन्यू करा, ये ए आर है। अब मोनोपोली में इसमें डिफरेंस ये है, क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसे ही लगा होगा कि सेम ही बना दिया, वहाँ पर होता है ये स्टीप ज़्यादा होता है, यहाँ पर थोड़ा क्या होता है फ्लैट होता है। यहाँ पर क्या होती है इलास्टिसिटी लेस देन होती है, और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो वो ग्रेटर देन होती है, ठीक है। और ये आपका फिर एम आर हो जाता है, ये मार्जिनल रेवेन्यू कराओ, ये एम आर है, मार्जिनल रेवेन्यू कराओ। अगर हम इसके लिए दूसरा कलर लें वो सही रहेगा, क्योंकि एक आप भी अपने अगर डायग्राम बनाते हो तो कलरफुल बनाइए, ठीक है, बहुत फ़ायदा होता है इस चीज़ का। हम बात करें सबसे पहले सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की, असामान्य लाभ। हम ले लेते हैं कि ये एवरेज कॉस्ट है, ये एवरेज कॉस्ट है, और ये है मार्जिनल कॉस्ट। ये क्या है? सीमांत लागत, ये है औसत लागत। एम सी इक्वल टू, इस पॉइंट पर एम सी इक्वल टू एम आर भी है, इतना आउटपुट है। और यहाँ पर दूसरी कंडीशन भी फुलफिल है कि एम सी एम आर को नीचे से कट करेगा, तो ये आउटपुट का डिसीजन होगा। जहाँ पर ये लाइन इसको टच करेगी यार को, वहाँ से हम प्राइस का डिसीजन कर देंगे, ये प्राइस हो गया। अब उसके बाद देखिए ये आपकी जहाँ पर एसी को टच करती है ये आपकी कॉस्ट हो गई। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्राइस तो है ओपी और कॉस्ट है आपकी ओसी। तो अगर इसमें से आप घटा कर देखोगे तो पी सी या सी पी जो है ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला एरिया जो है ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। या दूसरी यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो एवरेज रेवेन्यू है, जो एवरेज रेवेन्यू आपकी वो तो है ये, यहाँ पर नाम दे देती हूँ, ये ए पॉइंट है, ये यहाँ पर ए सी वाले पर बी पॉइंट है, और ये एम सी और एम आर वाले पर सी है। तो यहाँ पर देखिए आप लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा ना पीछे डायग्राम में भी ये ए आर और ए सी और फिर एम सी भी एक ही डायग्राम में निकाल कर दिखा देते, फिर आपको पजल नहीं होगा। ए आर देखिए क्यू ए जो है वो है ए आर, और क्यू बी जो है वो है ए सी, और जो क्यू सी है वो है क्या है, क्यू सी जो है ना वो एम सी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि ए आर सबसे ज़्यादा, ए आर सबसे बड़ी है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एरिया। उसके बाद है ए सी, उसके बाद है एम सी, ठीक है ना। तो ये आपने क्लियर हो गया इसलिए। और यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हो ना कि एवरेज रेवेन्यू कराओ मार्जिनल रेवेन्यू कराओ से ऊपर है, ठीक है ना। और जहाँ पर एम सी इक्वल टू एम आर है, देखिए एम सी इक्वल टू एम आर, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो प्राइस है ना वो क्या है, ज़्यादा ही, या फिर ए आर क्या है, ज़्यादा है। ये भी ध्यान रखिएगा, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता। तो ये था सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बात कर लेते हैं सेकेंड स्टेप में, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो आपका हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट की। हाँ एक चीज़ बतानी रह गई थी वो इसमें बता दूँ। नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट को हिंदी में बोलते सामान्य लाभ। सामान्य लाभ ये वहाँ पर होगा जहाँ पर एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी, औसत आय औसत लागत के बराबर रहेगी। अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं, इसको बोलते हैं सामान्य लाभ। क्या बोलते हैं? सामान्य लाभ। ये ओ एक्स पर आपने क्वांटिटी को लिया है, ओ वाई पर आपने कॉस्ट को लिया, और दूसरा क्या है यहाँ पर रेवेन्यू को लिया।
ठीक है, दोनों को लिया। ये आपकी एवरेज रेवेन्यू है, ये थोड़ा सा फ्लैट बनाते रहना, ये एवरेज रेवेन्यू है, और ये है आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। वही कंडीशन है, कंडीशन में कुछ चेंज नहीं करना है आपने। आप कलर लेना चाहते हो तो कलर ले सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि कलर अगर आप बनाओगे तो अच्छे रहेंगे। हमने दिखाना नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर होनी चाहिए, तो यहाँ पर हमने दिखानी पड़ेगी कराओ, ठीक है। ये वाला यहाँ पर इसको टच करेगा, ये एवरेज कॉस्ट आपकी, ये यहाँ पर टच करता हुआ आपने दिखाना। ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, ये सीमांत लागत। ये यहाँ पर इसको थोड़ा सा ये लिया, तो ये देखिए जब ये जहाँ पर ये कट करता वही कंडीशन सारी फुलफिल होगी। ये इसको यहाँ पर आप ले जाओगे, यहाँ पर टच कर रहा, तो इसको यहाँ से देखो, यही तो प्राइस है और यही यहीं पर लागत है, तो एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू के बराबर है, तो इसको बोलते सामान्य लाभ। लेकिन देखिए यहाँ पर है ना एक्सेस कैपेसिटी है, मैं ये बताना चाहती थी, और यही सेम डायग्राम मैं अलग नहीं बनाऊंगी। नॉर्मल प्रॉफिट का जो है ये लॉन्ग रन में सिर्फ यही डायग्राम बनेगा लॉन्ग रन का, ठीक है ना, तो उसको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज रेवेन्यू, एवरेज कॉस्ट का। लेकिन देखिए चाहे आप मोनोपोली लो, चाहे आप बात करो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के, एकाधिकार की बात करो, एकाधिकार प्रतियोगिता की बात करो, इनमें एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है कि जो रियल आउटपुट होता है, एक्सेस कैपेसिटी का क्या मतलब होता है कि जो रियल आउटपुट होता है, रियल आउटपुट और जो ऑप्टिमम आउटपुट होता है, ठीक है ना, इन दोनों में डिफरेंस होता है। रियल आउटपुट और ऑप्टिमम आउटपुट, इनमें डिफरेंस होता है। ऑप्टिमम आउटपुट क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, और जो एक्चुअल में यहाँ पर उत्पादन कर रहे होते हैं वो कम होता है। देखिए एक्चुअल में उत्पादन हम कहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर एसी मिनिमम होती है, वो यहाँ तक हो सकता था क्या हुआ। ऑप्टिमम आउटपुट ये होता है, एक्चुअल नहीं, ऑप्टिमम आउटपुट होता है जहाँ पर एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है, और एक्चुअल में हम कितना कर रहे हैं, क्या ओ क्यू तक। तो ये जो ओ क्यू से तक कर सकते थे कितना, ओ क्यू वन तक, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे ओ क्यू वन माइनस ओ क्यू, तो क्या निकल कर आएगा, क्यू वन। तो ये आपकी एक्सेस कैपेसिटी, ठीक है ना, कितना उत्पादन। लेकिन इसमें इतना उत्पादन नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए यहाँ पर गिरते हुए पार्ट को इसको टच करती है। इसमें पीछे बता चुकी हूँ, अगर ये यहाँ तक उत्पादन करेंगे तो इनकी सीमांत रेवेन्यू या मार्जिनल जो रेवेन्यू हो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए वहाँ तक ये उत्पादन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम लॉस की। शॉर्ट टर्म में क्या मिलता है, मिनिमम लॉस। इसके लिए क्या दिखाना होगा, इसके लिए आपको दिखाना होगा, जब आप मिनिमम लॉस दिखा रहे होंगे, एवरेज रेवेन्यू लेस देन एवरेज कॉस्ट ग्रेटर देन। एवरेज कॉस्ट आपकी ज़्यादा रहेगी एवरेज रेवेन्यू से, और मिनिमम जो लॉस होता है ना, ये किसका डिफरेंस होता है, इनकी फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट, ठीक है ना, जो स्थिर लागत होती है। इसको निकालते कैसे मिनिमम लॉस को, इसको निकालने के लिए ऐसे निकालेंगे, एवरेज कॉस्ट में से जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है, फिक्स कॉस्ट के। तो इतना घाटा फर्म ने उठाना ही पड़ता है अल्पकाल में। यदि उसको लॉस हो रहा है, अगर उसको फिक्स कॉस्ट का घाटा उठाना पड़ रहा है, तो मार्केट में बनी रहेगी, करती रहेगी, लेकिन एवरेज को वेरिएबल कॉस्ट उसको जरूर मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर हम डायग्राम बनाते हैं, ओ एक्स पर हमने आउटपुट को लिया, आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पर, और ओ वाई एक्सिस पर हम किसको ले रहे हैं, रेवेन्यू को और कॉस्ट को। ये एवरेज रेवेन्यू है आपकी, एवरेज रेवेन्यू कराओ ए आर, और यहाँ पर है ये एम आर मार्जिनल रेवेन्यू। अब देख लेते हैं इसके थोड़ा सा, यहाँ पर हम देखते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है। इसको नहीं भी बनाओगे, मैं तो समझाने के लिए बना रही हूँ, सिंपल भी बना देते तब भी चल जाता।
ये आपकी है ऊपर देखिए इसके, ये है आपकी एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट ये डिफरेंस यहाँ पर मैटर नहीं करता, मैं तो वैसे बना रही हूँ। पीछे जो मैंने बता रखा है ना उसको ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। आपके जहाँ पर मैं बताती हूँ वहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ये आपकी है मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर ये दोनों के मिनिमम पार्ट से कट करती हुई जाती है मार्जिनल कॉस्ट। देखिए आउटपुट आपको यहाँ पर ये दिखाना है, ये आपका आउटपुट है और ये आपके प्राइस डिसाइड होंगे क्योंकि यार वो यहीं पर वो करता है। और ये आपकी एवरेज कॉस्ट हो जहाँ पर ये टच करता है। तो देखिए आपकी बार कॉस्ट ज़्यादा और प्राइस कम है, प्राइस क्या है कम है, कॉस्ट ज़्यादा, तो ये मिनिमम लॉस होगा। ये इतना घाटा फर्म को हो रहा है फिक्स कॉस्ट के बराबर। तो ये निकाल लिया आपने, अभी इक्विलिब्रियम देख लिया है और आपने देख लिया। अगर मैंने लॉन्ग रन में बता तो क्या होता है, लॉन्ग रन में क्या होगा कि जो आपकी एवरेज रेवेन्यू है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट। अच्छा लॉन्ग रन में और ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अलग से आपको बताऊँ, नॉर्मल प्रॉफिट मिलते रहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फर्म है ना वो एंट्री और एग्जिट आराम से कर सकती है। ये यार जो है लॉन्ग रन में एवरेज जो रेवेन्यू है, लॉन्ग रन की बात करें हूँ, एवरेज रेवेन्यू जो है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगी। और चैम्बरलिन हैज़ यूज द टर्म प्रोडक्ट ग्रुप इंस्टेड ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देख लिया आपने सारी की सारी चीज़ें। और एक्सेस कैपेसिटी के बारे में मैंने आपको बता दी कि एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, ऑप्टिमम आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट। और जो एक्सेस कैपेसिटी का जो कंसेप्ट है ना, जो एक्सेस कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी अभी, एक्सेस कैपेसिटी चाहे शॉर्ट रन हो चाहे लॉन्ग रन हो, सब में एक्सेस कैपेसिटी बनी रहेगी। उसका सिंपल एक बार मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ दोबारा, एक्सेस कैपेसिटी से संबंधित, ताकि आपको ध्यान रहे। देखिए ये एवरेज रेवेन्यू, ये आपकी मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, यहाँ पर मैं सिंपल ले लेती हूँ नॉर्मल प्रॉफिट का। ये आपकी एवरेज कॉस्ट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। यहाँ पर ये थोड़ा नज़र आना चाहिए कि गिर ही गई है, अभी यहाँ पर जाकर मिनिमम होना चाहिए। देखिए एक्चुअल में आउटपुट करते हैं यहाँ तक, लेकिन होना चाहिए जहाँ पर ये मिनिमम होती है यहाँ तक। ये जो है ना ये एक्सेस कैपेसिटी, इस एक्सेस कैपेसिटी का जो ये जो एक्सेस कैपेसिटी मैंने बोली यहाँ पर, एक्सेस कैपेसिटी कैसा कैसा लिखा जाता है, बैलेंस ही बिगड़ जाता है। एक्सेस कैपेसिटी देखिए जब मैं ये सोचती हूँ ना सही सा लिख देती हूँ तो तब लिखा जाता है, वैसे नॉर्मल चलता रहता है। ये जो कंसेप्ट दिया है ना वो दिया है जॉन एम कैसल ने, जॉन एम कैसल, CASSEL। ठीक है, और लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में और क्या क्या हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं मिल सकता। ठीक है ना, और इफ फर्म अर्न सुपर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विल नॉट अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है ना, क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। और सप्लाई इंक्रीज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल डिक्रीज, यदि सप्लाई बढ़ जाएगी यहाँ पर तो प्रोडक्ट की कीमतें गिरने की आशंका रहेगी। और फर्म क्या है लॉन्ग रन में लॉस भी नहीं उठा सकती, अगर उसको लॉस होता तो वो मार्केट से एग्जिट कर जाएगी। और एक्सेस कैपेसिटी क्यों होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मिनिमम जहाँ पर ये होती है यहाँ तक तो कर ही नहीं सकता उत्पादक जो हो उत्पादन। उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है अगर वो यहाँ तक उत्पादन करेगा तो उसकी MR क्या हो जाएगी, फिर अगर इसको बनाते तो फिर वो नेगेटिव में चली जाएगी। अब उसके कॉज ऑफ एक्सेस कैपेसिटी के और कुछ है कि डाउनवर्ड्स जो स्लोपिंग होता है डिमांड कराओ, इसलिए एक्सेस, क्योंकि अगर यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होता, ऐसा होता परफेक्ट कंपटीशन में तो कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, क्योंकि उसके मिनिमम पॉइंट पर क्या करते हैं हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो वो करें कि ये डाउनवर्ड स्लोप है इसलिए
एक्सेस कैपेसिटी है। परफेक्ट कंपटीशन में कोई एक्सेस कैपेसिटी नहीं होती, ठीक है ना। और क्या एक्सेस कैपेसिटी बेनिफिशियल होती है? हाँ, कुछ समय के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि अगर फर्म के पास एक्सेस कैपेसिटी बनी रहती है तो वो क्या है, अगर डिमांड बढ़ती है तो उस डिमांड को पूरा कर पाएगी, ठीक है। तो इसका कोई इतना खास वो नहीं है। उसके बाद मैंने सब कुछ यहाँ पर बता दिया है कि क्या, किसने क्या बोला, किसने क्या बोला। फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, मैं दोबारा, अच्छा एक और दो क्वेश्चन और रहते हैं उनको करवा देती हूँ इसी में से। देखिए, एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बता देती हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो पजल मत होइए कि इफेक्ट्स ऑफ एंट्री, यानी कि एंट्री और एग्जिट से जो शिफ्ट करते हैं AR और MR करो। लिख देती हूँ, एंट्री एंड एग्जिट, एग्जिट एंड शिफ्ट इन AR एंड MR करो, एंड शिफ्ट इन AR एंड MR करा। एंट्री होती है तो किस साइड शिफ्ट करते हैं, एग्जिट होता है तो किस साइड से। जब आप एंट्री होते होगे तो आप ये सोच रहे होगे, मेरे हिसाब से, क्या पता आप सही भी सोच रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये पहले वाला एंट्री का है, दूसरे वाला एग्जिट का, ठीक है। जब एंट्री करते हैं तो ये लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि पहले हमारा डिमांड कराओ है ये, ठीक है। उसके बाद जो आपका, या AR करो बोल सकते हो, MR करो है ये AR। अगर फर्म में नई एंटर कर जाती, कारण अभी बताऊंगी, पहले एक बार आप सिर्फ देख लीजिए। तो आपका जब एंटर कर जाएंगे नई फर्म में प्रॉफिट ज़्यादा होने के कारण से, ठीक है ना, तो ये आपका D से D1 हो जाएगा और ये आपका MR हो जाएगा, या आप ये बोलो ये AR1 हो जाएगा। ये नीचे की तरफ क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि एंटर करने से आपके मन में ये आ रहा होगा कि हमारा AR है ना, AR ये था तो इसके बाहर जाना चाहिए AR करा, नहीं। इसका मतलब ये होगा कि जब फर्म में नई एंटर करेंगी तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई इंक्रीज होगी। और जब सप्लाई इंक्रीज होगी ना, आप जानते हो रेवेन्यू घटेगी, आय घटेगी, क्योंकि कीमत घटेगी। और कीमत घटेगी तो ये प्राइस AR किसके इक्वल होता है, प्राइस के इक्वल होता है। मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि मैंने आपको बताता कि TR इक्वल टू P/Q। AR अगर निकालते हो तो वो होता है TR डिवाइड बाई Q। तो यहाँ पर आप निकालिए, इसकी वैल्यू रख दीजिए, ये TR क्या है, P/Q डिवाइड बाई Q। तो Q से Q कैंसिल हो जाता है और P बच जाएगा। तो इसलिए AR क्या, जब नई फर्म में सप्लाई एंटर करेंगे तो प्राइस घट जाएंगे, ठीक है ना, सप्लाई बढ़ने के कारण से। इस कारण से जब प्राइस घटेंगे तो एक्स्ट्रा यूनिट जो है ना हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी कीमतें घटेंगी, इसलिए MR करो क्या होते हैं, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करते हैं। और यहाँ पर इसका उल्टा होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अगर एग्जिट करती हैं, एग्जिट करेंगे तो सप्लाई घट जाएगी, सप्लाई घट जाएंगी तो क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पर इसका उल्टा बना लेना कि यहाँ पर पहले AR ये था और MR ये था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ आपका, जो AR है आपका, पहले ही एक सेकंड इसको थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ। यहाँ पर एग्जिट करेंगे तो बाहर की तरफ जाओगे, पहले आपका डिमांड करो ये था, या AR इसको बोलो, और MR करो ये था, ठीक है। अगर फर्म में एग्जिट कर जाएंगे तो आपका डिमांड करो हो जाएगा ये, और MR करो हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे ये देखिए ये MR करा हुआ है और ये MRN1 है, ठीक है ना। ये पहले D था, ये D1 हो जाएगा। तो समझ गए एंट्री और एग्जिट का। उसके बाद मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो आप पढ़ चुके हो, बस उनको ही रिकॉल करना है।
ज़्यादा आपने कुछ नहीं भड़क लेनी है यहाँ पर, सिर्फ आपने वो जो चीज़ें हो चुकी हैं उनको रिकॉल करना। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो फर्म होती है, ठीक है ना, उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल अपने प्राइस पर होता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप। क्या होता है, स्मॉल कंट्रोल होता है। जो फर्म आउटपुट चूज करती है, चूज प्राइस आउटपुट कॉम्बिनेशन मैक्सिमाइज, यानी कि जैसे वहाँ पर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में या परफेक्ट कंपटीशन में क्या था, मैक्सिमम प्रॉफिट, ठीक है ना। तो इसका भी चाहे शॉर्ट रन है चाहे लॉन्ग रन है, इनका मेन मोटिव क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि क्या किसको चैम्बरलिन ने किसका नाम दिया, तो वो यहीं से याद रख लेना। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब होता है बेटा, जो एक्सेस कैपेसिटी होती है ना, इसका मतलब होता है वेस्टेज ऑफ रिसोर्स। क्या होता है, वेस्टेज, रिसोर्स का खराब करना, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रही हूँ, बोल रही हूँ, उसको ऐसे ही लिख लेना। फिर उसके बाद देखोगे मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कंसेप्ट जो है ना, वो मिसी जॉन रॉबिन्सन ने दिया है। मोनोपोलिस्टिक, यहाँ पर लिखो मोनोपोलिस्टिक, मोनो POLISTIC, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है ना, कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, शोषण होता है। ये एक चैप्टर आएगा, एक टॉपिक आएगा, वहाँ करवाऊंगी क्या, कहाँ पर क्या है क्या नहीं है, ये सिर्फ आप समझ लीजिए। कौन, किसने दिया है, मिसी जॉन रॉबिन्सन है, ठीक है ना, जॉन रॉबिन्सन ने, जिन्होंने इम्परफेक्ट कंपटीशन बुक भी दी थी। उसके बाद देखिए आउटपुट जो होता है, यदि आप LAC के मिनिमम पॉइंट पर आउटपुट करते हो, ये इसके मिनिमम पॉइंट पर, तो ये ऑप्टिमम आउटपुट होता है। अब उसके बाद देखिए मैं एक शब्द लिख रही हूँ यहाँ पर, ये था पहले आपने मोनोपोली पढ़ा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोसोनी लिख रही हूँ मैं, SONY। जैसे मोनोपोली का मतलब था एकाधिकार, ठीक है ना, और मोनोपोलिस्टिक का मतलब है एकाधिकार प्रतियोगिता। वैसे ही मोनोसोनी का मतलब है कि एक बायर है, ठीक है ना, वन बायर है, यानी कि एक खरीदने वाला, बेचने वाले की बात नहीं करी। मोनो यानी कि एकाधिकार है, सोनी का मतलब है बायर, ठीक है ना, तो एक बायर है, ठीक है ना, एक खरीदार है, एक खरीदार, उसको बोलते हैं मोनोसोनी, अगर कभी आ जाए। उसके बाद है डिओपसोनी, DOSONY। डिओ का मतलब है यहाँ पर दो, डीओ का मतलब है दो, सोनी का मतलब बायर, यानी कि दो खरीदार, ठीक। एक्सेस कैपेसिटी इज नॉट फाउंड ओनली इन परफेक्ट, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन एक्सेस कंपटीशन है जहाँ पर क्या है, एक्सेस कैपेसिटी नहीं पाई जाती, ठीक है। जो मोनोपोलिस्टिक एकाधिकारी होते हैं, उनको पूरा अधिकार होता है अपने प्रोडक्ट की जितना मर्जी, जैसी मर्जी क्वालिटी में चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने देख लिया है कि यहाँ पर जो फ्री एंट्री और एग्जिट होती है, अकॉर्डिंग टू चैम्बरलिन ग्रुप इक्विलिब्रियम मॉडल, ऑल फर्म्स हैव सिमिलर डिमांड एंड कॉस्ट। करो तो जितने भी ग्रुप के अंदर जो भी फर्में हैं उनका डिमांड होती है सिमिलर, और जो कॉस्ट क्या होती है, एक जैसी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फर्म और इंडस्ट्री में कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसा ही मोनोपोली में होता है। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगी, सबका जो भी तीनों कंपटीशन उनका निचोड़। अब देखिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, आपने क्या पढ़ा यहाँ पर। सबसे पहले देखिए प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है ना, प्रोडक्ट के अंदर विभेद होता है, वस्तु विभेद होता है। फिर आपने यहाँ पर देखा प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, वस्तु विभेद होता है, जो एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। फिर आपने देखा कि क्रॉस इलास्टिसिटी जो होती है वो क्या होती है, हाई होती है। क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि क्लोथ सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पर फर्मों की इंटरडिपेंडेंसी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, इंटरडिपेंडेंसी, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी होती है। एक अगर कुछ प्राइस चेंज करती है तो दूसरे को थोड़ा बहुत वो प्रभावित करती है। एडवर्टाइजमेंट का रोल होता है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, सिर्फ ये है कि थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट का भी यहाँ पर क्या होता है, जो भी एडवर्टाइजमेंट की जाती है उसका भी मेन रोल होता है। उसके बाद आपने देखा कि अगर शॉर्ट रन है, अगर हम बात करते हैं शॉर्ट रन की,
तो तीनों तरीके के नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, और मिनिमम लॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आप, अगर आप बात करते हो लॉन्ग रन की, तो लॉन्ग रन में सिर्फ क्या होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, लेकिन एक्सेस कैपेसिटी यहाँ भी बनी रहेगी और एक्सेस कैपेसिटी यहाँ भी बनी रहेगी। उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर कि एडवर्टाइजमेंट के कारण से ही, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं भी बता रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट या प्रोपेगेंडा जो प्रचार प्रसार किया जाता है, वो किस कारण, वो क्या काम आता है, वो आता है कि जो डिमांड करो होता है ना, उसको इन इलास्टिक बनाने में काम आता है। क्या आता है, इन इलास्टिक, ठीक है ना, एलोशील। क्यों, देखिए जब आप सुबह उठते हो तो मम्मी आपको क्या बोलते हैं, कोलगेट कर लो बेटा, कोलगेट, ठीक। अरे देखिए पेस्ट है, बहुत सारे और पेस्ट है, तो आप कभी भी उनका नाम नहीं लेते, सीधा कहते हैं कोलगेट कर लो। अब ये थोड़ा ना कहते हैं, बहुत ही कम कहते हैं, रेरी की पेस्ट कर लो, या मतलब सीधा क्या कहते हैं, कोलगेट कर लो, कोलगेट करनी है। या फिर आप देखिए कोई भी नूडल्स अगर खाते हो तो आप क्या कहते हो, मैगी, मैगी खाऊंगा, मैगी, या मैगी खाऊंगी, या मैगी बना ले। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये इन्होंने एडवर्टाइजमेंट कर करके आपको ये दिमाग में बिठा दिया कि कोई भी नूडल्स होगा वो क्या होगा, मैगी होगा, और कोई भी पेस्ट होगा वो क्या होगा, कोलगेट होगा। देखिए एडवर्टाइजमेंट जब की जाती है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप बार बार उन चीज़ों को सुनते हो, उनके सुनने से फिर आपको क्या होता है, दिमाग में बैठ जाती है, और कुछ दिन जब आप उनको यूज करते हो, यूज करने के बाद आप उनके हैबिचुअल हो जाते हैं, आपको उनकी हैबिट, लत लग जाती है। और जब लत लग जाती है तो अगर वो महंगे भी कर दे तब भी आप उनको यूज करते रहते हो। इसलिए कहते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्या काम करती है, डिमांड करो को कि स्टीफनेस बढ़ाने का काम करती है, उसको लेस इलास्टिक बनाने का काम करती है। इसको इसलिए किया जाता था कि फर्म के जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो इन इलास्टिक हो सके, डिमांड करो इन इलास्टिक हो सके, या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सके, लेस देन 1 हो सके, क्यों, कंज्यूमर को उस प्रोडक्ट की हैबिट हो जाएगी, इसलिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। क्या होता है, नॉन प्राइस कंपटीशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, यानी कि जैसे सर्फ लेने गए, सर्फ एक्सेल, टाइड, चाय लेने के लिए किसी के लिए साथ चम्मच आ गया, किसी के साथ कप आ गया, किसी के साथ बाल्टी दे दी, ये इस तरीके का। और उसके बाद आप ने देख लिया है, ये सारी चीज़ें बस यही हैं। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो तीनों को मैं यहाँ पर करवाऊंगी, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, यहाँ पर लिख देते हैं। प्राइस की बात करते हैं, प्राइस, ठीक है। सबसे पहले हम प्राइस की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो कीमत ली जाती है वो मोनोपोली में ली जाती है, किसमें, मोनोपोली में। उसके बाद आप देखोगे कि मोनोपोलिस्टिक आता है, मोनोपोलिस्टिक जो आप पढ़ रहे हो। उसके बाद आता सबसे बाद में परफेक्ट कंपटीशन। अगर इंटरडिपेंडेंसी की बात करें ना, इंटरडिपेंडेंसी, निर्भरता जिसको हम बोलते हैं, सबसे ज़्यादा होती है ओलिगोपोली में। अभी पढ़ा नहीं है तो ओलिगोपोली पढ़ेंगे, ओलिगोपोली में। उसके बाद ये जो सेकंड पे ये आता है, ठीक है ना, और उसके बाद आता है परफेक्ट कंपटीशन, या जो भी ये बचे हुए आ जाएंगे। अगर हम बात करते, सबसे पहले ओलिगोपोली आता है, फिर मोनोपोलिस्टिक आता है, दो ही याद रख लें। फिर बात आती है एडवर्टाइजमेंट की, जो एडवर्टाइजमेंट है वो सबसे ज़्यादा ओलिगोपोली में होती है, ये सेम सीक्वेंस रहेगी, फिर मोनोपोलिस्टिक में, फिर मोनोपोली में, ठीक है, मोनोपोली या परफेक्ट कंपटीशन में, ये भी ध्यान रखोगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेने का, सिर्फ काम के ऊपर ध्यान देने का, और ये भी मत माइंड करने का कि बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जा रहा है। यही रीज़न है कि बोर्ड पे मैं करवा दूंगी, कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो, मैंने 100 से भी ज़्यादा वीडियो, लगभग उसमें से 90 या 80 के लगभग मैंने सारी बोर्ड पर ही करवाई है। लेकिन ये है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है बेटा, वहाँ पर पॉसिबिलिटी कम लग रही है मेरे को, इसलिए मैं यहाँ पर करवा रही हूँ। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप बता दीजिएगा, मैं आपका सारा बोर्ड पर करवा दूँगी। थैंक यू यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए।